हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन टूर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की पुस्तक को कवर करेंगे और इसमें हमारा ये तीसरा अध्याय होगा। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक नगर कैसे बसे, कहाँ बसे, कैसे फले फूले, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और अब उन नगरों का क्या हुआ इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक का तीसरा चैप्टर जो है आरंभिक नगर। ठीक है, ओके। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर एक सवाल से। एनसीईआरटी की ये खूबसूरती है कि वो हर चैप्टर के शुरू में एक सवाल डालती है और उसी सवाल के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर जो है वो मूव करता है। अगर आपने इस सवाल को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको चैप्टर की बहुत सारी बातें जो हैं अभी ही समझ में आ जाएंगी कि आगे आप क्या पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि पुराने भवनों का संरक्षण कैसे क्या है, मतलब पुराने भवनों को लोग क्यों बचा कर रखते हैं, इस पर एक सवाल बनता है। जसपाल और हरप्रीत, ठीक है, ये दो लोग हैं, ये अब दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। ये अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, उनके घर के पास जो गली है वहां पर ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि खंडहर टाइप के हो जाते हैं जिसमें लोग जाते आते नहीं हैं, तो उन्हें लोग भूतहा घर कहते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में बच्चे उसे भूतहा घर कहते थे। लेकिन कुछ लोग जो है वहां खंडहर के पास खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। अब देखो यहाँ एक शब्द आ रहा है वास्तुकला। हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि ये वास्तुकला होती क्या है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वास्तुकला होती क्या है। ठीक है, तो उसमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, मतलब इसकी जो बनावट है, इसकी जो डिजाइनिंग्स हैं उसको देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, मतलब उसमें से दूसरी महिला ने कहा कि ये जो लकड़ी पे नक्काशी की गई है, नक्काशी शब्द भी यहाँ आ रहा है, ये जो लकड़ी के ऊपर डिजाइन बनाए गए हैं ये आपने कहीं और नहीं देखी होगी। ठीक है, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखें। ठीक है, मतलब उनमें से लोग क्या बात कर रहे थे कि हमें मंत्री जी को खत लिखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये जो इतना सुंदर घर हमारे मोहल्ले में है, जो खंडहर हो चुका है, उसे सुरक्षित रखा जाए और इसके लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पर जो है एक पुरानी इमारत को संरक्षण देने की बात सोची। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो अब पूरा हमारा जो चैप्टर होगा इसी सवाल के ऊपर इर्द गिर्द घूमेगा, इसी सवाल के इर्द गिर्द होगा कि आखिर पुरानी जो वास्तुकलाएं हैं, पुराने जो भवने हैं, ठीक है, पुराने जो नगरे हैं, उनको सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है और उससे हमें क्या फायदा है। ठीक है, तो इन बातों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। ठीक है, अब हम लोगों को हड़प्पा की कहानी पढ़नी है। हड़प्पा चूंकि पहली नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता ही थी। तो अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो पुरानी इमारतें होती हैं उनको देखकर कुछ अनुमान लगाया जाता है और कुछ उसके बारे में जो है कहानियां बनाई जाती हैं इतिहासकारों के द्वारा। तो जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उन सब के पीछे अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा पूरा स्थल कब मिला? लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था तो अचानक वहां के जो इंजीनियर थे उन लोगों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, और ये स्थल अभी कहाँ है? आज के पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने सोचा
उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। मतलब उन्हें इस खंडहर के इसकी विशालता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन लोगों ने क्या किया, इस ज्ञान के अभाव में उस खंडहर से ईंटें निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिल जाएंगी और हम क्या कर सकते हैं कि रेलवे में इसका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए कर सकते हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ के ले गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ईंटें दबी पड़ी हैं, चलो इनको उखाड़ के ले चलते हैं और अपने काम में लगाते हैं, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई और हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया। जितना हड़प्पा सभ्यता का इतिहास अभी हमें पता है उसमें और भी कुछ चीजें जुड़ सकती थी अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जितने भी इंजीनियर जुटे थे, मतलब जितने लोग उस इलाके में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक खंडहर टाइप का इलाका है जहां से ईंटें प्राप्त हो रही हैं और इन ईंटों को वो लोग क्या किए कि उखाड़ कर ले गए और रेलवे में बिछा दी। तो रेलवे का काम तो इस तरह से पूरी हो गया, लेकिन इसके कारण कई ऐसी इमारतें थी हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी ईंटें उखाड़ने के कारण। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने क्या किया कि इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर कोई मामूली खंडहर नहीं है, बल्कि यह इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से ही एक है। तो जब लोग वहां से ईंटें उखाड़ कर ले गए, जो भी पंजाब में रेलवे लाइन के काम कर रहे इंजीनियर थे वे लोग वहां से ईंटें उखाड़ कर ले गए, तभी उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि ये जो खंडहर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंडहर है, इस उपमहाद्वीप का एक सबसे पुराना शहर है। तो इस ज्ञान के अभाव में वे लोग वहां से ईंटों को उखाड़ कर ले गए और ले जाने के बाद रेलवे का काम पूरा किया। उसके लगभग 80 साल बाद जब पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खुदाई की और खुदाई करने के बाद यहाँ से प्राप्त अवशेषों का जब अवलोकन किया, उसका पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये जो शहर है ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, किस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस स्थल की हम लोग बात कर रहे हैं, हड़प्पा की। तो चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले सभी मतलब बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब ध्यान देना, इस पूरे इलाके को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, जबकि हड़प्पा तो एक छोटा सा गांव है जहां पर लोग रहा करते थे। पाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका है हड़प्पा। तो चूंकि क्या होता है ना कि जो स्थल खुदाई के दौरान जो स्थल पहले प्राप्त हुआ और उसके बाद जितने स्थल मिलते गए और उस स्थल में भी यहाँ की तरह समानताएं पाई गई, तो जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने सुविधा के लिए क्या कहा कि ये भी जो वस्तुएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता की ही हैं, तो इस पूरे इलाके को एक सभ्यता का नाम दे दिया और हड़प्पा इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा नाम का जो स्थान है वो सबसे पहले खोजा गया था, यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे खुदाई हुई तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा से जो भी चीजें मिली उससे ये अनुमान लगा कि ये जो शहर है ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और इसके बाद जितने भी नगर मिलते गए उसमें क्या थी कि इस नगर से मिलती जुलती चीजें ही मिल रही थी और इसलिए पुरातत्वविद इसे कहाँ रखते जा रहे थे, इसे हड़प्पा सभ्यता में ही इंक्लूड करते जा रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पर हमें डेट याद रखना है कि आज से लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का जो है निर्माण हुआ था। और तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, आज से लगभग 4700 साल वर्ष पूर्व है, 2500 ईसा पूर्व के आसपास का समय। अब एक सवाल है कि हमेशा पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि अगर वे इमारतें किसी ऐतिहासिक चीज को दर्शा रही है तो फिर उन इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि ताजमहल, अगर हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल भी एक पुरानी इमारत है, बट वो हमारे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, इसलिए हमें उस इमारत को सुरक्षित रखना होगा। अगर हम बात करें किसी के घर की
और वो घर अगर ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसे तोड़कर और वहाँ पर नया घर बनाया जा सकता है। तो इस सेंस में हम चाहें तो पुराने भवनों को तोड़कर नए भवन बना सकते हैं, लेकिन वे चीज़ें जो इतिहास से रिलेटेड हैं, जैसे लाल किला हो गया या फिर हमारा ताजमहल हो गया, या और भी कई सारे ऐसे किले हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं, तो उन्हें तोड़कर नए घर, नई इमारतें बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतिहास में कहीं ना कहीं जगह रखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। मतलब जितने भी हड़प्पा सभ्यता में नगर मिले हैं वे सब कहाँ मिले हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में मिले हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला इलाका है और जो सिंध वाला इलाका है वहां पर ये सभी साइट्स मिले हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा और पंजाब के जो इलाके हैं भारत में, वहां पर भी ये जगह मिले हैं। और सबके नाम अलग अलग है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा भारत के गुजरात में मिला है। उसके बाद में चनहुदड़ो है। तो कई सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि दोनों जगह मिले हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं और भारत में भी मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। मतलब जहां जहां खुदाई की गई वहां से पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनको देखकर वे अचंभित रह गए थे कि लोग इस प्रकार की चीजों का भी यूज किया करते थे। जैसे उन्हें क्या मिला है, जैसे उन्हें मिला है मिट्टी के लाल बर्तन। तो मिट्टी के लाल बर्तन चूंकि उस जमाने में लोग यूज किया करते थे, तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात थी, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, पत्थर के बाट मिले हैं। पत्थर के बाट मतलब कि जिससे मेजरमेंट किया जाता था, सामान को जो है तौला जाता था, तो पत्थर के बाट मिले हैं। कुछ मोहरे मिली हैं, जैसे आज के डेट में हम लोग सिक्कों का यूज करते हैं, उसी प्रकार से कुछ मोहरे मिली हैं। मनके मिले हैं, मनके यानी कि जो मोतियां हैं, जो गहने हैं, उस तरीके की कुछ वस्तुएं मिली हैं। और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब मिले हैं कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जितनी भी चीजें हैं उनमें ये सभी चीजें प्रमुख है। मिट्टी के बर्तन जिसपे नक्काशी की हुई है, जिसपे रंग चित्र बनाए गए हैं, ये सभी। पत्थर के औजार भी मिले हैं, पत्थरों के बाट मिले हैं, साथ ही साथ मोहरे हैं, मनके हैं और तांबे के उपकरण हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लोहे का कोई भी उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तांबे के ज्यादातर उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नगरों की विशेषताएं क्या थी। ये तो हमने जाना कि किन किन इलाकों में हड़प्पा सभ्यताएं मिली, हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले हैं और वहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, इस बात की हमने चर्चा यहाँ पर कर ली। अब इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, क्यों ये नगर इतने खास थे और क्यों इतिहास में इनका काफी ज्यादा महत्व है। तो इतिहास में इनका महत्व होने का कारण है इनकी नगर नियोजन व्यवस्था। ठीक है, चलिए, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब अगर हम बात करें नगरों की, तो जैसे अगर हम ये नगर मान लेते हैं पूरा, तो ये पूरे नगर को दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया गया था। ऊपर का कुछ हिस्सा था और कुछ हिस्सा नीचे में, मतलब कि पूरे शहर को दो भागों में बांटा गया था। चलिए, और कुछ कुछ को दो से ज्यादा भागों में भी बांटा गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। अगर हम ये मान ले कि ये पश्चिम का भाग है, ये वेस्ट का भाग है, तो ये क्या है, ये जो हिस्सा है वो छोटा है लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप सोच लो कि ये हो गया हमारा। वेट, मैं आपको एक बार इसको क्लियरली समझा देता हूँ। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये जो पश्चिम वाला इलाका है वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है, और ये जो पूरब वाला हिस्सा है वो शहर का क्या है, नीचे है लेकिन बड़े इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आकृति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की हर शहर की है। हर शहर में ये वाला हिस्सा ईस्ट का है यानी पूरब का है, और ये वाला जो हिस्सा है वो वेस्ट का है यानी कि पश्चिम का है, वेस्ट का है। तो कह रहा है कि प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, तो ये पूरब का हिस्सा है जो कि नीचे वाले हिस्से में है, इधर नीचे वाले इलाके में है।
और जो ये है पश्चिमी हिस्सा है ये ऊपर के इलाके में है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, ऊंचाई पर बसा है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, इंग्लिश में इसको सीटाडेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊंचा हिस्सा है शहरों में, आमतौर पर हर शहर में ये विशेषता देखी गई कि शहर दो भागों में विभक्त हैं। कुछ हिस्से जो है ऊंचाई पर बने हुए हैं और कुछ हिस्से जो है नॉर्मली नीचे की तरफ बने हुए हैं, ठीक है। तो जो ऊंचे वाले हिस्से थे उनको पुरातत्वविदों ने कहा कि ये नगर के दुर्ग हैं। दुर्ग मतलब होता है कि ऊंचाई पर बसा क्षेत्र है, तो ये नगर दुर्ग है, ये ऐसा पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया। और निचले हिस्से को कहा कि ये निचला नगर है। ये वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया, इस वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया, और ये ऊपर वाले हिस्से को नगर दुर्ग या सीटाडेल कहा गया। दोनों की चार दीवारी पक्की ईंटों से की गई थी, और साथ ही साथ ये भी देखा कि ये पूरा बाउंड्री किया हुआ था, पूरे शहर को क्या किया गया था, बाउंड्री किया गया था, ठीक है, पक्की ईंटों से इसको बाउंड्री किया गया था पूरे शहर को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो पहली विशेषता हमने क्या देखी कि पूरे नगर को बाउंड्री किया गया है, और लगभग हर शहर में ये देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी भाग जो है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर बसा है और जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा नीचे बसा हुआ है। ऊपरी वाले हिस्से को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग की संज्ञा दी है और नीचे वाले हिस्से को निचला नगर कहा है, ठीक है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अभी तक बचे रहने का कारण सिर्फ इतना है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना जा रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई जगह हुआ करती थी उस स्थान पर। तो उसकी ईंटें इतनी अच्छी तरीके से पकी हैं कि वे आज भी खड़ी हैं, यानी कि उनके जो अवशेष हैं वो आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं। हजारों साल बाद तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि वे दीवार खूब मजबूत रहे। मतलब कि जैसे आज हम लोग दीवार बनाने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो उस समय चिनाई की जाती थी, चूना पत्थर का चिनाई किया जाता था, ठीक है। तो ईंटों के बीच में चूना पत्थर या मिट्टी को भरकर कुछ इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता था, इस प्रकार से उसकी चिनाई की जाती थी कि दीवार जो है मजबूत रहे, जैसे आज हम लोग सीमेंट से करते हैं। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी और कुछ नगर ऐसे मिले हैं जिसके दुर्ग में, दुर्ग मतलब ऊपरी हिस्से में, कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं, ठीक है, कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए तो मोहनजोदड़ो में एक खास प्रकार का तालाब बनाया गया था। देखो एक शहर है मोहनजोदड़ो नाम की, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। और यहाँ पर देखा गया कि जो ऊंच ऊपर वाला इलाका है ये निचला नगर हो गया, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर एक स्नानागार बनाया गया है। स्नानागार मतलब एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब बनाया गया है। तो यहाँ पर लोगों की ये मान्यता थी, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने ये माना कि लोग यहाँ पर धार्मिक अ, जो है स्नान किया करते होंगे, यहाँ पर धार्मिक स्नान किया करते होंगे, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार कहा है। इसे क्या कहा गया है, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये जो तालाब है इसको बनाने के लिए ईंट और इसमें प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। मतलब कि इसमें जो है प्लास्टर और ईंट का यूज करके इस तालाब को बनाया गया, और पानी चूंकि इससे रिस रिस कर बाहर ना जाए या फिर सूखे ना, तो इसको रोकने के लिए चारकोल की परत इसके ऊपर चढ़ा दी गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। अगर हम बात करें कि अगर ये जो है ग्रेट बात है, अगर ये जो तालाब है, तो यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी, उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ सीढ़ियां बनी हुई थी, उसी प्रकार से इस साइड भी क्या थी, इस साइड भी सीढ़ियां ही बनी हुई थी। तो दो साइड से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और अगर बात करें तो इधर कुछ कमरे थे और कुछ कमरे इधर बनाए गए थे। तो ये कहाँ किसकी बात हो रही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो महान स्नानागार है उसकी बात हो रही है, ठीक है।
इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और पास में ही एक कुआं भी था जहाँ से पानी को भरा जाता था। ठीक है, इस कुएं से पानी को इसके अंदर भरा जाता था और इसमें जो है स्नान किया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो लोगों के द्वारा मतलब पुरातत्वविदों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि इस जगह पर जो विशिष्ट प्रकार के नागरिक हों, मतलब राज्य के सभी लोग नहीं, उस समय भी देखो यहाँ पर जो ऊंच नीच का भाव है ये हमें पता चलता है, क्योंकि हम नगरों को अगर देखें तो नगर में कुछ नगर ऊपर है, कुछ नगर नीचे बसे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो स्नानागार है वो ऊपरी इलाके में है, तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि कुछ विशिष्ट नागरिक जो है वो कुछ विशेष अवसरों पर यहाँ पर स्नान किया करते होंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो क्या था ये पूरी जो कहानी थी वो मैं फिर से एक बार समझा दूं कि पूरा जो शहर है वो लगभग 2 या 3 भागों में बांटा गया था। शहर को चारों तरफ से पक्की ईंटों से क्या किया गया था, बाउंड्री कर दिया गया था। शहरों की एक खास विशेषता ये थी कि इसका जो पश्चिमी भाग था वो थोड़ी ऊंचाई पर था और छोटा था, और वही अगर हम बात करें पूर्वी भाग की तो वो थोड़ा नीचे था लेकिन बड़ा था। जो पश्चिमी भाग है जो ऊंचाई पर है उसको नगर का दुर्ग कहा गया। ठीक है, नगर दुर्ग कहा जाता था, और जो नीचे वाला भाग है उसको निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, अब इस नगर दुर्ग में कुछ खास प्रकार की इमारतें भी पाई गई, जिसमें से मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। उसी तरह से हड़प्पा से जो है वो एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा है। अब इसकी विशेषता क्या थी कि इसे ईंट और प्लास्टर का प्रयोग करके बनाया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस पे चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए जो है सीढ़ियां बनाई गई थी। साथ ही साथ स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए इधर कमरे बनाए गए थे और पास ही एक कुआं था जिससे इसके अंदर पानी भरा जाता था और यूज होने के बाद में इसका पानी को खाली करके खेतों तक पहुंचा दिया जाता था। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। कहाँ पर, ये मोहनजोदाड़ो के जो है ग्रेट बाथ में। चलिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जो महान स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, महान स्नानागार की खूबियों के ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कालीबंगा और लोथल इन दो नगरों से क्या मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है यज्ञ वगैरह भी किया जाता था। चलिए, अभी हम कुछ मैप के ऊपर इन साइट्स को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से साइट हैं। आप देखो कि यहाँ पर एक जगह है कालीबंगा। ठीक है, एक जगह है कालीबंगा और यहाँ पर दिख रहा है आपको चनहुदड़ो। हमने अभी जिसकी बात की मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो देखो सिंधु नदी के किनारे बसा एक शहर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये नदियों की तो देखो यहाँ से नदियाँ मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम बात करें तो ये देखिए आप नदियाँ, ये जो नदी है ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है और इसमें मिलती है कौन, झेलम, चेनाब, रावी। ठीक है, और रावी के साथ साथ क्या मिलती है, रावी के साथ साथ आप में इधर मिल जाती है व्यास और सतलज। ये सभी नदियां मिलकर क्या करती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें साइट्स की, तो ये इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए सभी शहर थे। याद रखिएगा कि पुराने जितने भी लोगों के आवास आपको मिलेंगे देखने को, वो सभी के सभी किसी न किसी नदी के किनारे होंगे, क्योंकि नदी का जो जल है वो लोगों का एक प्रमुख जीवन का आधार होता था, जल। ठीक है, तो जहां पर जल की उपस्थिति नहीं होती थी लोग वहां पर बसते नहीं थे। तो अगर हम बात करें रावी नदी, ये रावी नदी आप देख सकते हो यहाँ पर है और इसी रावी नदी के किनारे बसा है हड़प्पा शहर। ठीक है, हड़प्पा शहर इसी रावी के नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा एक राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी के अलावा कालीबंगा है, कालीबंगा एक है गनारी वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी के किनारे बसा है शहर मोहनजोदाड़ो। एक है चनहुदड़ो, एक शहर आप देख रहे हो यहाँ पर चनहुदड़ो बसा है। धौलावीरा जो कि भारत के गुजरात में है, सुरकोतदा है,
लोथल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और एक है सोतका कोह, ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता का ही भाग है। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ प्रमुख शहरों का नाम आपने यहाँ पर देख लिया, गनेरी वाला है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, सुतकाको है, धौलावीरा है, सुतकोदा है और लोथल है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमें कालीबंगा और लोथल से क्या मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब देखो यहाँ से एक और पॉइंट हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ये पॉइंट क्या है, तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। और वहीं अगर बात करें कि अन्नागार कहाँ से मिले हैं, भंडार गृह कहाँ से मिले हैं, जहां पर लोग अनाज को इकट्ठा करके रखते होंगे, तो ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं और लोथल से भी कुछ ऐसे इमारतें मिली हैं जहां पर लोग अनाजों को इकट्ठा करके रखा करते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आपको दिखा दें, अब आपको दिखा दें अगर, तो ये है ग्रेट बाथ, यही है महान स्नानागार। इसमें देख सकते हैं कि ऊपर से सीढ़ी बनी है और इधर से भी सीढ़ी बनी है। ठीक है, साइड में ये कमरे थे जिसके अंदर लोग क्या करते थे, वस्त्र बदलने का काम करते होंगे, ऐसा माना जाता है। पास में ही एक कुआं होगा जहां से क्या किया जाता था, पानी को इसके अंदर भरा जाता था। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से पानी को निकाल दिया जाता था। अब अगर शहर की संरचना को देखें तो ये वाले जो इलाके हैं, आप अनुमान लगा सकते हो कि ऊंचाई पर बसे हैं, और इधर साइड में जो इलाके होंगे वो क्या होंगे, नीचे की तरफ बसे होंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया महान स्नानागार क्या है। अब यहाँ पर एक फोटो के माध्यम से सिखाया जा रहा है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे होती थी। तो ध्यान से देखिए ईंटों की चिनाई कैसे हुई थी। तो ईंटों को रखकर और उसके अंदर जो है, जो भी मसाला यूज करते थे वे लोग उसको भर दिया करते थे, और कुछ इस प्रकार से ईंटों को रखा जाता था कि वे एक दूसरे के अंदर लॉक करके टिके रहते थे। ठीक है, अब चलो अब बात करेंगे हम भवन, नाले और सड़कों की। अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हो गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद कौन कौन से शहर और मिलते चले गए, शहर मिले तो उन शहरों की क्या अपनी विशेषताएं रही, और क्या क्या चीजें वहां से प्राप्त हुई, इन चीजों पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो भवन हुआ करते थे, जो घर हुआ करते थे, वे कैसे थे, वहाँ के नाले, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, मतलब वहाँ का जल निकास प्रणाली कैसा था, और वहाँ की सड़कें कैसे हुआ करती थी, जो भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य हैं उसके आधार पर पुस्तक में आपको बताई गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। किन नगरों के घर भाई, तो हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं वो आमतौर पर या तो एक मंजिला होते थे या तो दो मंजिला होते थे। और क्या विशेषता है इनके घरों की, तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अगर हम देखें तो आज भी ये सिस्टम कहीं ना कहीं फॉलो होता है कि घर के चारों किनारे पर क्या है, कमरे हैं और बीच में आंगन बनता है। ठीक है, तो बीच में आंगन है और चारों साइड से कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो कहने का मतलब है कि अधिकांश घरों में क्या होता था कि एक बाथरूम जैसी व्यवस्था भी थी जहां पर लोग स्नान कर सकते थे, और कुछ ऐसे घर थे जहां पर उनके खुद के कुएं भी थे। ठीक है, और जिनके पास कुएं नहीं थे वे या तो नदी से पानी निकालते थे या सार्वजनिक कुएं से निकालते होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भवनों की क्या विशेषता रही होगी कि इन नगरों में जितने भी घर हैं वो या तो एक मंजिला थे या तो दो मंजिला थे। घर के जो आंगन है वो चारों ओर, आंगन के चारों ओर क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे, और अधिकांश घर में एक स्नानागार और कुछ कुएं भी होते थे। तो ये चीजें हमने जान ली। अब देखिए कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे, मतलब कई नगर ऐसे मिले हैं जिसमें नालों को ढक कर रखा गया था, नालियों को ढक कर रखा गया था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जितनी भी नालियां थी वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी बल्कि एकदम सीधी लाइन में हुआ करती थी। ठीक है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, और नाली को भी कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था
कि उसके अंदर ढलान हो, स्लोप हो, ताकि पानी जो है आराम से पास हो सके, बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क पर की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो जितनी भी घरों की नालियां थी उसको निकाल कर क्या कर दिया जाता था, सड़कों वाली नालियों में जोड़ दिया जाता था। आज भी ऐसा ही होता है कि घरों की जो नालियां हैं उनको जोड़ दिया जाता है सड़क किनारे जो नाली बने हुए हैं उनसे, और वे सड़क किनारे बनी नालियां जो हैं कहीं जाकर खत्म होती है, किसी नाले में गिर जाती है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मतलब नालों को क्या किया गया था, जैसे ये नाला है तो इस नालों को ढक दिया गया था पूरी तरीके से। इंटरनली क्या है, पानी जो है वो बहता था, और इसी में कहीं कहीं बीच बीच में मेन होल बनाया गया था। क्यों? ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, अगर कभी कोई नाले में पानी ना पास हो तो इस मेन होल के थ्रू उसकी सफाई की जा सके। ठीक है, इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मतलब जितने भी घर बन रहे हैं, जितने भी नाले बन रहे हैं, जितने भी सड़क बन रहे हैं, उनको एक प्लान करके एक साथ ही बनाया जाता था। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ करके कि कैसे ये शहर हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें शहर की, तो अगर ये पूरा शहर है तो इसमें जो सड़कें हैं वो कुछ इस प्रकार से सीधी हुआ करती थी। ठीक है, और इसके किनारे घर बने हुए थे, इसके किनारे जो है घर बने हुए थे। ठीक है, इन सड़कों के बीच से एक नाली गुजरती थी और ये मुख्य नाली है। घरों के जितने भी नाले थे उसको मुख्य नाली के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था। और चूंकि नाली पूरी तरह से ढकी हुई थी इसलिए इसमें सफाई के लिए क्या बनाया गया था, जगह जगह पर मेन होल बनाया गया था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। और अब मैं आगे जो टॉपिक है नगरीय जीवन, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारियां दी उसको आप एक बार बुक निकाल कर खुद से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना कि क्या इसका मतलब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हम लोग एक बार एनसीईआरटी को खत्म करके इसकी प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे। एनसीईआरटी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम से। जैसे आज ही की क्लास में हमें 2-3 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या फिर घरों में कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जो बृहत स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन अभी हमारे सामने आए थे, तो उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।